अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट 13 फिजिकल ऑप्टिक्स कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर में हमने चार जो है वो न्यूमेरिकल्स अपलोड करे थे, न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 4 एंड 5। और आज की जो वीडियो है उसमें रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यूनिट 13 यानी कि फिजिकल ऑप्टिक्स के। अच्छा, बुक में देखोगे ना तो थोड़ी सी मिस्टेक है, नंबरिंग आउट हुई हुई है। देखो 5 के बाद 6, 6 के बाद 10 लिखा हुआ है। तो बहरहाल आप लोग जो है ना, जो मैं नंबर बताऊंगा वो बुक के हवाले से बताऊंगा कि बुक में जो भी नंबरिंग है। बाकी अगर आपकी बुक के अंदर नंबरिंग सही हो गई, फॉर एग्जांपल कोई पब्लिश ऐसी हुई है बुक जो कि सही है, तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा न्यूमेरिकल को पढ़ के अंदाज़ा लगा लो कि मैं किस न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। तो बुक के मुताबिक ये न्यूमेरिकल नंबर 12 है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर आमतौर पे जो टॉपिक है उसका नाम मेंशन होता है ना न्यूमेरिकल के अंदर, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद बात हो जाती है। सो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है सिंगल स्लिट से, और सिंगल स्लिट की जो विड्थ है वो 0.020 मिलीमीटर है। ठीक है ना, ये उसकी विड्थ है। इज व्यूड ऑन अ स्क्रीन, और उसको एक स्क्रीन के ऊपर देखा जा रहा है। इफ द स्क्रीन इज 1.20 मीटर फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से जो फासला है स्क्रीन का वो 1.20 मीटर है। एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ, जो लाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ है 430 नैनोमीटर। सो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, जो सेंट्रल मैक्सिमम बनता है इन केस ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसकी विड्थ हमें कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है विड्थ का वही हम इस्तेमाल करेंगे इन केस ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो नंबरिंग में वही डाल रहा हूँ भाई जो बुक वाली है। बुक के मुताबिक ये बनेगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12। ठीक है जी, अब सबसे पहले क्या चीज़ मेंशन थी? सबसे पहले मेंशन है हमारे पास विड्थ ऑफ स्लिट। तो इधर डेटा में लिख देते हैं, ये है विड्थ ऑफ स्लिट। ठीक है ना, स्लिट की विड्थ कितनी है तो उसको जो है वो हम लोग शो कर देते हैं डी से, और जो गिवन है वैल्यू वो कितनी है 0.020 मिलीमीटर। ठीक है ना, 0.02 मिलीमीटर। मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब होता है 10⁻³ इसका मतलब जो डी का आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 0.0210⁻³ मीटर। मिली मतलब 1000, या 1000 से डिवाइड कर दो या (-3) लिख दो, एक ही बात है। ठीक है ना, इसके बाद हमें स्क्रीन का डिस्टेंस गिवन था। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इसको एल से शो करते हैं, और ये कितना है? ये मीटर्स में है 1.20 मीटर। ठीक है, ये बराबर है 1.20 मीटर। सारे यूनिट्स ना सेम होने चाहिए। फिर इसके बाद हमें वेवलेंथ गिवन है, जो हम वेवलेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं, और लैम्डा कितना गिवन है? लैम्डा है 430 नैनोमीटर। 430 नैनोमीटर। और नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹। इसका मतलब वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? वेवलेंथ हो जाएगी 430 10⁻⁻⁹ मीटर्स। सो मालूम क्या करना है हमें मालूम करनी है विड्थ ऑफ क्या मालूम करना था? सेंट्रल मैक्सिमम, जो बीच में जो मैक्सिमम बनता है ना, ब्राइट फ्रिंज बनता है, उसके जो है वो विड्थ मालूम करनी है हमें। सो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ये हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, इसको शो कर देते हैं डेल्टा वाई से। डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हमें जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये जो फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो डेल्टा एक्स है वो एक्चुअली बराबर होता है ट्वाइस ऑफ लेमडा एल ओवर डी। हालांकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने देखा था सिर्फ लेमडा एल ओवर डी के बराबर होता है, बट इन केस ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इट इज इक्वल टू 2 लेमडा एल ओवर डी। तो अभी हमें क्या करना है? हमें मालूम करना है डेल्टा एक्स या वाई। मैंने बोला दोनों सिंबल हो सकते हैं। डेटा में अगर आपने डेल्टा वाई लिखा है तो यहाँ पे डेल्टा वाई लिख दो। 2 इंटू लेमडा कितना है? लेमडा है 430 10⁻⁻⁹। एल है 1.20 डिवाइडेड बाय डी है 0.020 10⁻⁻⁻3। तो जो आंसर आएगा वो एक्चुअली विड्थ बताएगा सेंट्रल मैक्सिमम की। सो 2
मल्टीप्लाई बाय 430 एक्सपोनेंट -9 और मल्टीप्लाई बाय 1.20। ठीक है जी, डिवाइड कराते हैं इसको 0.020 एक्सपोनेंट -3 से। यह आएगा हमारे पास 5.16 10 रेज टू दी पावर -2 और यूनिट आपको पता है मीटर्स होता है। बट क्योंकि नज़र आ रही है कि वैल्यू छोटी है तो 10 रेज टू दी पावर -2 क्या होता है, सेंटी जो है वो बेसिकली बराबर होता है 10 रेज टू दी पावर -2 के। तो इसी आंसर को अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर में, ये बराबर होगा 5.16 सेंटीमीटर्स के बराबर। ठीक है, यह है विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, बुक के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 13 है, अ ग्रेटिंग हैज़ एग्जैक्टली 8000 लाइन्स यूनिफॉर्मली स्पेस्ड ओवर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया ग्रेटिंग, तो इसका मतलब ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। उसमें 8000 लाइनें हैं और जो लंबाई है जहाँ पे वो लाइनें लगी हुई हैं वो है 2.54 सेंटीमीटर। और फिर उसके ऊपर एक लाइट डाली जाती है मर्करी वेपर डिस्चार्ज लैंप से। तो एक्सपेक्टेड एंगल कितना होगा, जबकि हम बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम की, और जो लाइट इस्तेमाल हो रही है वो है 546 नैनोमीटर के बराबर। तो ग्रेटिंग, डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का जो टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है ये। डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है जी, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि गिवन थी हमें। सबसे पहले क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है नंबर ऑफ़ लाइंस और फिर लेंथ ऑफ ग्रेटिंग गिवन है ना। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ लाइंस। नंबर ऑफ़ लाइंस को हम शो करेंगे n से, कैपिटल या स्मॉल दोनों में से किसे शो कर लो, ये हो जाएगा 8000 लाइंस। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद हमें गिवन है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग। जो ग्रेटिंग है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उसकी लंबाई गिवन है जिसको L से जाहिर करते हैं, और वो है 2.54 सेंटीमीटर्स। बेहतर ये कि आप कन्वर्ट कर लें इसको मीटर्स में, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ ग्रेटिंग आएगी 2.54 10 रेज टू दी पावर -2 मीटर्स। ठीक है, या चाहो तो डेसिमल शिफ्ट करके लिख दो, एक ही बात है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, मालूम करना था हमें एंगल। ठीक है, मालूम करना है हमें एंगल, एक्सपेक्टेड एंगल कितना होगा ये वो मालूम करना है थर्ड ऑर्डर के लिए ना। एंगल मालूम करना है, यानी कि थीटा मालूम करना है हमें। और जो ऑर्डर है वो कौन सा गिवन है, ऑर्डर जो है जिसको m से शो करते हैं वो है थर्ड ऑर्डर। ठीक है जी, और जो वेवलेंथ यूज़ हो रही थी वो 546 थी। वेवलेंथ जो यूज़ हो रही है जिसको लैम्डा से शो करते हैं वो है 546 नैनोमीटर। और नैनो का मतलब क्या, नैनो का मतलब 10 रेज टू दी पावर -9 मीटर्स। ओके जी, अब अगर फॉर एग्जांपल आप फार्मूला लिखते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला, जो फार्मूला होता है, तो पहले फार्मूला लिखता हूँ, फिर एक बात समझानी है। m लैम्डा बराबर होता है d साइन थीटा के। ठीक है, अब m लैम्डा साइन थीटा ये तो सब चीज़ें हैं, लेकिन d नहीं है। d क्या होता है, d होता है ग्रेटिंग एलिमेंट। तो इसका मतलब पहले हमें ग्रेटिंग एलिमेंट मालूम करना पड़ेगा। ग्रेटिंग एलिमेंट कैसे मालूम करते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट के लिए फॉर्मूला है जितनी होती है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, ठीक है, उसको डिवाइड कराते हैं नंबर ऑफ लाइंस से। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, 8000 है, और लेंथ कितनी है, लेंथ है 2.54 10 रेज टू दी पावर -2, और नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस है 8000। तो यहाँ से आएगा हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट 3.175 10 रेज टू दी पावर -6 मीटर्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट। और जब ग्रेटिंग एलिमेंट आ गया तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1 तो क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा सबसे पहले m की वैल्यू, m है थर्ड ऑर्डर, लैम्डा कितना है, लैम्डा है 546 10 रेज टू दी पावर -9, और इज इक्वल टू d की वैल्यू अभी भी निकाली है 3.175 -6, और एंगल बेसिकली हमें मालूम करना है, तो साइन थीटा को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है जी, अगर रीअरेंज कर लें, साइन थीटा को अलग कर लें, तो साइन थीटा बराबर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 546 एक्सपोनेंट -9 और डिवाइड बाय दिस वैल्यू, क्या वैल्यू है 3.175 10 रेज टू दी पावर -6। ठीक है जी, तो ये जो आंसर आएगा वो साइन थीटा का आंसर आएगा।
साइन थीटा इज़ इक्वल टू, ये आंसर आएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 0.515। नाउ थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा के लिए साइन इन्वर्स लेना पड़ेगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा 0.515। ठीक है, हमें तो थीटा मालूम करना था ना। अब अगर आप साइन इन्वर्स मालूम करते हैं, साइन इन्वर्स 0.515, तो ये बराबर आता है हमारे पास 30.997 डिग्रीज के। ठीक है, अब ये आंसर तो करेक्ट है, लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे ना तो बुक में आंसर उन्होंने जो है ना वो डिग्री और मिनट्स और सेकंड्स में दिया हुआ है, तो बेहतर ये कि हम भी इसे कन्वर्ट कर लें। हालांकि मैच तो करता है, ये एक ही बात है, तकरीबन राउंड ऑफ करके उन्होंने उसको 31 कर दिया, लेकिन हम जो आंसर आ रहा है ना उसी के लिहाज से यहाँ पर आंसर दे देंगे। तो देखो 30.9 जो है ना, सबसे पहले आप क्या कर लो, आप इसमें डिग्रीज़ को अलग कर लो। उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है, हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। डिग्रीज़ में हम जो है ना सिर्फ लिखेंगे 30, क्योंकि ये जो होता है ये डिग्रीज़ में आता है, तो 30 डिग्री हो गया। फिर हम लिखेंगे मिनट्स। मिनट्स कैसे लिखेंगे? मिनट्स में जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है ना 0.997, ठीक है ना, ये मिनट्स वाली वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से, तो 0.997 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 59 के, तो ये हो जाएगा 59 मिनट्स। लेकिन 59 अगर आप निकालोगे ना तो 59 के साथ पॉइंट में आ रहा है 8, तो अब ये जो 8 है ना इसको बेसिकली हमें सेकेंड्स में मेंशन करना पड़ेगा। जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 59.8 आएगा, तो उसमें से जो 59 है वो तो मिनट्स के साथ आएगा, और ये जो 8 है ना इसको हम लेकर आएंगे सेकेंड्स में, और वो फिर उसी तरीके से 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय 60, और मल्टीप्लाई बाय 60 कराएंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा बराबर 48 के, तो 48 सेकेंड्स हो जाएगा। इस 8 को यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है ना, अब आप बात समझ जाओ। तो आंसर जो आया, अगर आप डिग्री में देना चाहो तो ये आंसर है, और अगर मिनट्स और सेकेंड्स में देना चाहो आंसर तो आप इस तरीके से दो कि 30 डिग्री, 59 मिनट्स और 48 सेकेंड्स। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर है इस गिवन आंसर के। इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है और हमने राउंड ऑफ नहीं करा, तो राउंड ऑफ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 भी अगर आप पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे यहाँ पे ग्रेटिंग लिखा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन जो है ना वो ग्रेटिंग से ही रिलेटेड है। नंबर ऑफ लाइंस मालूम करनी है पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइंस है n मालूम करना है, और फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, एंगल 30 डिग्री है और वेवलेंथ है 6 एक्सपोनेंट -5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व, पिछले क्वेश्चन की तरह से ही है ये क्वेश्चन नंबर 14 बुक के मुताबिक ना। जल्दी इस वजह से कर लिया क्योंकि मेन बात तो मैंने आपको समझाई दी है, तो हम जो है वो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप समझ जाओगे बात। नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस को कैपिटल N कर देंगे, और पर कितना कैलकुलेट करना है, वो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग कहलाएगा। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग को L से शो करते हैं, और वो कितना है पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर। डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो 0.01 मीटर आ जाएगा, या एक्सपोनेंट -2 लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है जी। और ऑर्डर कौन सा था, ऑर्डर को M से शो करते हैं, और ऑर्डर था फर्स्ट ऑर्डर। इसके अलावा एंगल है 30 डिग्रीज, एंगल गिवन है, एंगल है बराबर 30 डिग्रीज के। ठीक है जी। और कुछ गिवन है, वेवलेंथ गिवन है 6 एक्सपोनेंट -5 सेंटीमीटर, 6 एक्सपोनेंट -5 बट सेंटीमीटर्स में है, और ये जो है वैल्यू किस चीज़ की है, ये वैल्यू है वेवलेंथ की। ठीक है ना, वेवलेंथ की वैल्यू है, और वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से, बट ये आंसर सेंटीमीटर में है। सारी की सारी वैल्यूज़ ना मीटर में करना ज़रूरी है, तो सेंटी का मतलब डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 6 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स के। डिवाइड बाय 100 कराया इसको मैंने, ठीक है, डिवाइड बाय 100 करा लो, या 10⁻⁻2 लिखोगे ना तो -5 -2 -7 के बराबर आएगा। ठीक है जी। अब बात क्या थी, जो फॉर्मूला था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, m लैम्डा बराबर होता है d साइन थीटा के। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ लाइंस d की मदद से ही निकल सकती हैं, तो अगर मैं पहले d को मालूम कर लूँ,
एम लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी डी के लिए। फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, वेवलेंथ है 6 एक्सपोनेंट माइनस 7 और साइन कितना लेना है, साइन मालूम करना है 30 डिग्रीज। तो 6 एक्सपोनेंट माइनस 7 डिवाइडेड बाय साइन 30 करना है, ये आएगा हमारे पास डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू आएगी 1.2 10 रेज टू दी पावर माइनस 6, और यूनिट तो आपको पता है मीटर्स में ही आता है। अब डी आ गया, डी को क्यों मालूम करना था, क्योंकि डी के फार्मूले एन जो है वो डी के फार्मूले में ही आता है। कैसे, जो ग्रेटिंग एलिमेंट है वो किसके बराबर होता है, इधर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, और फिर इस लेंथ ऑफ ग्रेटिंग को हम डिवाइड कराते हैं नंबर ऑफ लाइन्स से, यानी कि लेंथ ऑफ ग्रेटिंग तो एल होती है और नंबर ऑफ लाइन्स एन होता है। तो अगर एन की वैल्यू को अलग कर लें, नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, अगर n की वैल्यू को अलग कर लें तो ये आ जाएगा l डिवाइडेड बाय d। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग जो है उसको आप डिवाइड करा दें किससे, उसको आप डिवाइड करा दें n से। ठीक है जी, तो क्या है लेंथ ऑफ ग्रेटिंग 0.01 डिवाइडेड बाय, और d की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.2 10 रेज टू दी पावर माइनस 6। अब जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रेटिंग एलिमेंट का 0.01 डिवाइडेड बाय 1.2 10 रेज टू दी पावर माइनस 6। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 8.333 10 रेज टू दी पावर 3, जिसको अगर आप चाहो तो एक्सपोनेंट के बजाय नंबर्स में लिखो, तो नंबर्स में लिखोगे डेसिमल 1 1 2 3 शिफ्ट हो जाएगा, तो 8333 लाइंस आएंगी आंसर। और ये जो हमने लाइंस नापी हैं ये पर सेंटीमीटर नापी हैं, तो ये जिस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात कर रहे हैं तकरीबन उसमें 8333 लाइनें होंगी पर सेंटीमीटर। ठीक है, यही है आंसर। अच्छा जी, एक और ग्रेटिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, 3 न्यूमेरिकल हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड, फिर एक ब्रैग्स लॉ का है और एक पोलराइजेशन का। लाइट की वेवलेंथ गिवन है, ठीक है 450 नैनोमीटर, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे टकराई 5000 लाइनें, ठीक है नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग है वो 1 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन आइदर साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रा, कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, वो भी तरीकेकार सिखाता हूँ कि कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं, और फिर डिटरमाइन करना है एंगल करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑर्डर, हर एक ऑर्डर का जो है वो आपने मालूम करना है कि एंगल कितना बनेगा। ठीक है, जितने भी होंगे वो देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है जी, सबसे पहले क्या गिवन था, सबसे पहले हमें गिवन था 450 नैनोमीटर की लाइट है। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा, और ये बराबर है 450 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10 रेज टू दी पावर माइनस 9, तो 450 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें गिवन है 5000 लाइनें पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस 5000 हैं और पर सेंटीमीटर था ना, तो इसका मतलब हो गया लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, जो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग है L वो है बराबर पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर मीन्स के 0.01 मीटर के बराबर। ठीक है, 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, और फिर कितने ऑर्डर्स जो है वो पॉसिबल हैं, और फिर हर एक का एंगल मालूम करना है। ठीक है, तो हम इस तरह कर लेते हैं, कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, आंसर ही फिर हम ऐसे ही दे देंगे कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, और दूसरी बात हर एक पॉसिबल एंगल, हर एक जो पॉसिबल ऑर्डर है उसका हम एंगल भी मालूम करेंगे। अब चाहे वो 10 हो, 20 हो, 22 हो, जितने भी हो। पता कैसे चलेगा हमें, कैलकुलेटर खुद बताएगा, जब सॉल्व करोगे ना उससे खुद ही पता चलेगा, लेकिन ये बात याद रखो हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो ये जब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि हमें डी ना पता हो। तो डी के लिए फॉर्मूला बाकी दो न्यूमेरिकल में समझा चुका हूँ, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइंस। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग है 0.01 और नंबर ऑफ लाइंस हैं 5000। ठीक है ना, 5000 लाइनें लगाई हुई 1 सेंटीमीटर में, सो 0.01 डिवाइडेड बाय 5000, ये आएगा 2 एक्सपोनेंट माइनस 6। डी की वैल्यू आ गई बराबर 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर्स, डी आ गया।
अब यहाँ से एंगल की वैल्यू को अलग करके रखो, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ, डी जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन का इन्वर्स लेना होगा। थीटा किसके बराबर आएगा? थीटा बराबर आएगा एम लैम्डा ओवर डी, और फिर इसी का साइन यहाँ पे आएगा, अगले स्टेप में लिख देते हैं। तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स एम लैम्डा ओवर डी। अब आपने क्या करना पता है, m की जगह पे 0 पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है, m की जगह पे 1 पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है, 2 पुट करके देखो 3। जहां तक आंसर आता रहेगा कैलकुलेटर एरर शो नहीं करेगा, जब तक जो है वो सब कुछ करेक्ट है, और जैसे ही आना बंद हो जाएगा इसका मतलब वो ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, लेट से मैं पहले ऑर्डर के लिए सॉल्व करता हूं, तो m इज इक्वल टू 0 कर लेता हूं। ठीक है जी, तो क्या वैल्यू बनेगी, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, और 0 लिखूंगा, लैम्डा अगर लिख भी देता हूं तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, 450 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू 450 10 रेज टू द पावर -9, और डी हमने कैलकुलेट किया है बराबर 2 एक्सपोनेंट -6 के, 2 एक्सपोनेंट -6। तो साइन इनवर्स 0 अगर आप कैलकुलेट कर भी लो, साइन इनवर्स 0, तो इसका मतलब थीटा का आंसर कितना आ जाएगा, थीटा का आंसर इधर ही कर लेता हूँ, थीटा का आंसर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0, और यही साइन इनवर्स 0 बराबर होता है 0 के। ठीक है, अब बात पता है क्या है, इन्होंने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन इन्होंने करा था कि आइदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रा, ठीक है ना, तो ये 0 वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि वो तो बिल्कुल सेंटर वाला होता है। अब प्लस या -1 करके सॉल्व होता है ना, इस वजह से इस 0 वाले को हम गिनती के अंदर नहीं रखेंगे, लेकिन समझाना ज़रूरी था कि पहला जो ऑर्डर होता है वो तो 0 होता है। अब ऑर्डर जो है वो गिनना शुरू होंगे हम कि कौन कौन से ऑर्डर जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो हम बिल्कुल सीध में करते जाएंगे इसको। अब यही काम m इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं। थीटा बराबर आएगा साइन इनवर्स, तो 1 इंटू 450 10 रेज टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -6। फिर देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, उसी का साइन इनवर्स लिया जाएगा। तो 450 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -6। ठीक है, ये जो आंसर आया ये हमारे पास आ गया 0.225, और इसी का साइन इनवर्स ले लो। ठीक है, साइन इनवर्स 0.225 ये आ गया बराबर हमारे पास 13 डिग्रीज के। ठीक है, कैलकुलेटर ने आंसर दिया, इसका मतलब ये वाला तो पॉसिबल है। अब आइए दूसरे वाले पर, m इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। m इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सेम वही तरीकेकार, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, फिर 2 लिखेंगे, 450 आएगा, एक्सपोनेंट -9 आएगा, डिवाइड में 2 एक्सपोनेंट -6 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिंप्लीफाई कर लो, 450 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट -6। ठीक है जी, ये आ जाएगी वैल्यू इधर साइन इनवर्स, और ये वैल्यू है 0.45। साइन इनवर्स मालूम कीजिए 0.45 का, ये आंसर आ गया 26.7 डिग्रीज। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है। अब आइए अगले वाले पर, यानी कि m इज इक्वल टू 3 पुट करके चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब इधर 0 आया, 1 आया, 2 आया, अब 3 पुट करना पड़ेगा फॉर्मूले में। सो 450 10 रेज टू द पावर -9, और ये आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट -6 साइन इनवर्स। ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 450 एक्सपोनेंट -9 और डिवाइड बाय 2 एक्सपोनेंट -6। ठीक है जी, ये आंसर आ गया 0.675। साइन इनवर्स लेंगे 0.675 का, ये आ गया 42 डिग्रीज। ठीक है, 42.4 डिग्रीज, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। अब आइए m इज इक्वल टू 4 पर। ठीक है, ये सारे के सारे इसका मतलब ऑर्डर्स पॉसिबल हैं क्योंकि एंगल का आंसर आ रहा है। जब आंसर नहीं आएगा ना, एरर आएगा, उसकी वजह भी मैं बताऊंगा, तो फिर इसका मतलब वो वाला पॉसिबल नहीं है। 450 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -6, तो कैंसिल कर लो चाहो तो, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 450 एक्सपोनेंट -9 डिवाइड बाय 1 एक्सपोनेंट -6,
ठीक है जी, ये क्या आंसर आ गया अब हमारे पास, ये आ गया साइन इनवर्स 0.9, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.9, ये बराबर आ जाएगी वैल्यू, ये आ गया हमारे पास 64.1 के। ठीक है ना, ये भी डिग्रीज में आ गया, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। ठीक है जी, अब जो है m इज इक्वल टू 5 पुट करके देखते हैं कि क्या पाँचवा ऑर्डर पॉसिबल है। तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, उसकी वजह मैं आपको अभी एक समझाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 450 10 रेज टू दी पावर -9 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -6। ठीक है जी, आगे वैल्यू बढ़ेगी तो ये आएगी वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय 450 एक्सपोनेंट -9 और फिर इसको डिवाइड कराएंगे 2 एक्सपोनेंट -6 से। अब जो आंसर आ रहा है ना साइन इनवर्स का, वो आ रहा है 1.125। अब अगर आपको याद हो तो जो साइन की वैल्यूज़ होती है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है। आप देखो यहाँ पे वैल्यू बढ़ती चली जा रही थी ना, 0.22, 0.45, 0.67, 0.9, लेकिन अब जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो गई है। तो साइन इनवर्स 1 से बड़ी वैल्यू का आ ही नहीं सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी होती नहीं। अब अगर आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करोगे वैल्यू साइन इनवर्स दिस, ठीक है, अगर आप पुट करते हो साइन इनवर्स 1.125, तो आप देखिएगा वहां पर जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा एरर। ठीक है, तो एरर आने का मतलब क्या हो गया कि ये वाला ऑर्डर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो साइन की वैल्यू है, जो आंसर आता है साइन का, वो कभी भी 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, 1 2 3 4, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आइदर साइड ऑफ द वो कह रहे थे। अब ये है कि यहाँ पर हमें आंसर लिखना होगा। आंसर क्या है, तो हम लिखेंगे 4 ऑर्डर्स आर पॉसिबल। ठीक है, और सेकंड पार्ट में उन्हीं चारों की हमें वेवलेंथ निकालनी थी। तो देखो पहले की सॉरी एंगल्स निकालने थे, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 13, 26.7, 42 और 64। यही आंसर्स भी हैं हमारे। ठीक है ना, यही सारे आंसर्स भी हैं जो हमें मालूम करने थे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बुक के मुताबिक, और बीम ऑफ एक्स रेज। अब जैसे ही आप पढ़ेंगे ना बीम ऑफ एक्स रेज, तो एक्स रेज की बात हो रही है, तो इसका मतलब ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है या एक्स रे डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। एक्स रेज की वेवलेंथ गिवन है। अच्छा जी, डिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्टिंग प्लेन जो है रॉक सॉल्ट क्रिस्टल जो है उसके एटम्स के दरमियान का, एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 1.98 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। जाहिर सी बात है, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। सो फाइंड द ग्लैंसिंग एंगल फॉर द सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। सेकेंड ऑर्डर है, उसका एंगल मालूम करना है। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। एक्सरे डिफ्रैक्शन अगर आपने स्टडी नहीं किया हुआ तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो जाके देखें ये जो हमने लेक्चर अपलोड करा हुआ है एक्सरे डिफ्रैक्शन से रिलेटेड, ताकि बात मुकम्मल समझ में आ सके। वेवलेंथ है 0.071, वेवलेंथ है 0.071 नैनोमीटर। ठीक है, ये है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम किससे शो करते हैं, वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से। अगला क्या है, एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है डी से शो करते हैं 1.98 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया 1.98 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जो प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस है, प्लेन्स का डिस्टेंस वो कितना है, वो डिस्टेंस है बराबर 1.98 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर। तो d बराबर आ जाएगा 1.98 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर। अच्छा जी, बात हो रही है सेकेंड ऑर्डर की और एंगल मालूम करना है। ठीक है, ऑर्डर जो हमें गिवन है वो सेकेंड ऑर्डर है, और जो मालूम करना है वो हमें ग्लैंसिंग एंगल मालूम करना है, जिसको थीटा से शो करते हैं। ठीक है जी, बात हो रही है एक्स रेस की, और जब बात एक्स रेस की होती है तो हम अप्लाई करते हैं ब्रैग्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू, अगर ब्रैग्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं तो ब्रैग्स लॉ के मुताबिक एम लेमडा बराबर होता है 2d साइन थीटा के। एम लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, और बेसिकली हमें थीटा कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा निकालेंगे, फिर उसका इन्वर्स आना चाहिए, एम लेमडा डिवाइड बाय 2d, और फिर क्या करेंगे, थीटा बराबर आएगा साइन इनवर्स एम लेमडा डिवाइडेड बाय 2d। नाउ साइन इनवर्स m कितना है, m है 2, और लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा की वैल्यू है नैनो
नैनो का मतलब 10 रेज टू द पावर -9, तो ये आंसर होना चाहिए 0.071 10 रेज टू द पावर -9 मीटर्स। ठीक है, 0.071 10 रेज टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 2, और d की वैल्यू है 1.98 10 रेज टू दी पावर -10। ठीक है, कैलकुलेटर में लिखोगे ना तो ज़रा अपॉन में ब्रैकेट लगा लेना। बहुत सारे बच्चे जो है ना अपॉन में ब्रैकेट नहीं लगाते, जिसकी वजह से आंसर जो है ना वो गलत हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल करवा के 0.071 एक्सपोनेंट आ गया माइनस का 9, और एक्सपोनेंट माइनस का 9 और डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू है 1.98 10 रेज टू दी पावर -10, तो आंसर आ गया 0.35। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.358। ठीक है, एंगल मालूम करना इधर ही लिख देता हूँ। चलो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स मालूम करेंगे, साइन इनवर्स 0.358, ये आंसर आ गया 20.9 के। अब या तो आप 20.9 लिखो, या फिर आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ कर लो, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ रहा है 21 डिग्रीज के। ठीक है ना, 20.9 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 21 डिग्रीज। ठीक है जी, लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 18। अनपोलराइज लाइट पास हो रही है दो पोलराइजर से इन टर्न विद पोलराइजेशन एक्सिस 45 डिग्रीज। जो दोनों के एक्सिस हैं वो 45 डिग्रीज पर हैं टू ईच अदर। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फ्रैक्शन कितना होगा इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी दैट इज ट्रांसमिटेड, कितनी जो इंटेंसिटी है वो ट्रांसमिट होगी आगे, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर आपने स्टडी करा है पोलराइजेशन तो एक बात आप जानते हैं, अगर अनपोलराइज लाइट आती है ना और शीट से गुजर रही है, उसके सामने जब हम पोलराइजर रखते हैं तो पोलराइजर का एंगल डिसाइड करता है कितनी लाइट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जा रहा है, यहाँ पे 0 जब 90 डिग्री बेंड कर दिया 0 अमाउंट ऑफ लाइट जा रही है। ठीक है, फिर कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जा रही है, बिल्कुल पैरेलल है तो पूरी की पूरी लाइट जो है वो गुजर जाती है अगर दो पोलराइजर इन लाइन है। तो फॉर एग्जांपल चारों कंबाइन करके अगर पोलराइज लाइट गुजार रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि हर एक से डिफरेंट एक्सिस के अंदर लाइट पास होती है। तो अगर दो पोलराइजर्स को हम रख देते हैं एक दूसरे के पैरेलल तो सारी की सारी लाइट पास होती है, टोटल इंटेंसिटी पास होती है। अगर परपेंडिकुलर कर देते हैं तो 0 लाइट पास होती है। तो अब जो हमारा न्यूमेरिकल है ना उसमें पूछ रहे हैं कि 45 डिग्रीज पर जो है वो कितनी लाइट ट्रांसफ़र होगी। जो हमें वैल्यू गिवन है न्यूमेरिकल नंबर 18 बनेगा। तो पहले थोड़ा सा फिगर के ज़रिए समझ लो। देखो, सबसे पहले जो है ना हमारे पास एक पोलराइज़र है और वो पोलराइज़र हम सपोज कर लेते हैं बिल्कुल सीधा सीधा रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट एंटर हो रही है ना उस लाइट की इंटेंसिटी को हम I0 कर देते हैं, जो कि एक्चुअल लाइट है। ठीक है, जब पोलराइज़र से लाइट गुजर के इधर आएगी, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी को नाम दे देते हैं I1, क्योंकि वो पहले पोलराइजर से गुजर कर आई है। फिर वही लाइट एंटर हो रही है एक दूसरे पोलराइज़र के अंदर, और उस पोलराइज़र की ख़ास बात यह है कि वो जो है वो इसके लिहाज से 45 डिग्रीज पर बेंड हुआ है। ठीक है ना, ये बात याद रखो कि दोनों के दरमियान का जो एंगल बन रहा है, इस वाले पोलराइज़र और इस वाले पोलराइज़र के दरमियान का जो एंगल है प्लेन्स के दरमियान का, वो 45 डिग्रीज़ है। तो सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ से अब जो लाइट बाहर आएगी उसको नाम दे देंगे I2 का। तो बेसिकली जो हमें मालूम करना है वो हमें I2 मालूम करना है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी ना, और हमने उसको सिंबल क्या दिया है, उसको हमने सिंबल दिया है I2 का। ये हमें मालूम करना है। और जो प्लेन्स के दरमियान का एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा है, और वो थीटा जो है वो 45 डिग्रीज़ के बराबर है। ठीक है जी, अब ये दोनों बातें जो है ना इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि लाइट जब पहले पोलराइज़र से गुज़रती है, ठीक है ना, ये जो लाइट जब पहले पोलराइज़र से गुजरेगी फॉर फर्स्ट पोलराइज़र, ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा, इसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। ठीक है ना, जब भी किसी पोलराइज़र से लाइट गुजरती है तो इंटेंसिटी उसकी आधी हो जाती है। तो जो I1 होगा वो एक्चुअली बराबर होगा I0 डिवाइड बाई 2 के बराबर। ठीक है ना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जब बात हो गई दो पोलराइजर्स की जिनके दरमियान का एंगल बन रहा है, तो मेलूज लॉ इस्तेमाल होता है, जिसके मुताबिक एक्चुअल फार्मूला कुछ इस किस्म का दिखता है ना, वो I इज इक्वल टू I0 लिखा होता है और साथ में आता है कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा वही है कि प्लेन्स के दरमियान में कितना एंगल बन रहा है। बट इस केस में जो हमें मालूम करना है वो क्या है, I2 मालूम करना है। तो मैं यहाँ पे I2 लिखूंगा, और किसके लिहाज से बन रहा है, I1 के लिहाज से बन रहा है।
तो यहाँ पर जो नाम मैंने दिया है वो I1 का नाम दिया है, ठीक है। एक्चुअल फार्मूला तो वही था, लेकिन हमारी कंडीशन के मुताबिक हमें I2 मालूम करना है, तो यहाँ पे I2 लिख दिया, और पोलराइजर के अंदर जो इंटेंसिटी जा रही है वो I1 है, तो इधर हमने I1 लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, I2 कैलकुलेट करना है हमें, I1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो हम लिखेंगे I0 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। और कॉस की जगह पे कॉस 45 डिग्रीज का स्क्वायर करना पड़ेगा। कॉस 45 का स्क्वायर पता है कितना होता है, ये बराबर होता है 1/√2, और अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा I0 डिवाइडेड बाय 2 2s आर 4। अब या तो आप अपना आंसर ऐसे दे सकते हैं, या फिर 1/4 जो है, या डिवाइड बाय 4 ऐसे लिखूं, I2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू I0, एंड व्हाट इज़ 1/4, जो 1/4 है वो एक्चुअली बराबर होता है 0.25 के। तो इसका मतलब जो फाइनल इंटेंसिटी है वो एक्चुअल इंटेंसिटी का 0.25 टाइम्स होगी, यानी कि सिर्फ 25% होगी, ठीक है ना। तो यही हमें मालूम करना था, और यही है हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल मुकम्मल। अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो अपलोडेड है, चैनल के ऊपर सर्च करके देख सकते हो, और अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।